हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छे से आप लोग जुड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इस बात की बड़ी खुशी है। इसी प्रकार से लगे रहिएगा। ये जो आपकी मेहनत है ये रंग जरूर लाएगी, इसी उम्मीद के साथ जुटे रहिएगा। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि उड़ीसा को स्टील हब के रूप में विकसित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया गया है। देखिएगा, उड़ीसा को स्टील हब के रूप में विकसित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, कंफ्यूजन वाले पूरे। एक बोल रहा है पूर्वोदय मिशन, एक है मिशन उदय, एक उत्तर पूर्वोदय मिशन, और इनमें से कोई नहीं। तो तीनों के तीनों थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि कोई सा भी हो सकता है इनमें से, तो एक तरह से अलग करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। सो ये उड़ीसा जो है, उड़ीसा को स्टील हब के रूप में विकसित करने की बात हो रही है। और वैसे भी उड़ीसा जो है वहां पर सर्वाधिक जो है भारत में स्टील उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। अभी वर्तमान में क्या प्लान बनाया है, जो इस्पात मंत्री है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जापान और इंडिया, जापान टेक्निकल हेल्प दे रहा है और जापान और भारत जो है दोनों मिलकर उड़ीसा को स्टील हब के रूप में विकसित करेंगे। यानी स्टील हब के रूप में विकसित करेंगे। और उड़ीसा का जो कलिंग नगर शहर है, जो उड़ीसा का कलिंग नगर शहर है, कलिंग नगर शहर जो है उड़ीसा का कलिंग नगर, इसको एपी सेंटर बनाएंगे, इसको एक केंद्र बनाएंगे, ठीक है ना। इसको एक एपी सेंटर के रूप में, इसको केंद्र के रूप में बनाएंगे, कलिंग नगर शहर को उड़ीसा के अंदर। ये बात ध्यान रखना है। तो जापान और इंडिया दोनों मिलकर कर रहे हैं और इनका टारगेट ये है कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक जो है प्रति वर्ष 100 मीट्रिक टन जो है, 100 मीट्रिक टन प्लस जो स्टील का उत्पादन होना चाहिए 2030 तक जो है इनका, ये जो है इनका टारगेट है कि प्रति वर्ष 100 मीट्रिक टन से ज़्यादा जो है हमें जो आपका वो करना है, आपका ये जो आपका स्टील का उत्पादन है ये होना चाहिए, ये इनका टारगेट है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो उड़ीसा के अंदर ये काम हो रहा है, जापान हेल्प दे रहा है। और उस मिशन का क्या नाम है जिस मिशन के तहत किया जाएगा, तो इस मिशन का नाम है पूर्वोदय मिशन, ठीक है, ध्यान रखना है। क्या नाम है ये, पूर्वोदय मिशन, पूर्व प्लस उदय यानी पूर्वोदय मिशन जो है ये मिशन आपका, इसको ध्यान रखना है। और कहाँ हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है। तो उड़ीसा जो है भारत का सर्वाधिक स्टील उत्पादन करने वाला राज्य है। और उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा के सीएम कौन है अभी, और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल जी, गणेशी लाल। और आपके मुख्यमंत्री कौन है वहाँ पर, नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जो है वो वहाँ पर, पटनायक या पटनायक, ये जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री है। तो ये ध्यान रखना है, राज्यपाल गणेशी लाल और नवीन पटनायक जो है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा अगर बात करें उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा में आपको विधानसभा सीट्स और लोकसभा और राज्यसभा सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में 147 जो है, 147 विधानसभा सीट्स है उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा लोकसभा की अगर बात करें और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर उड़ीसा में 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं ओनली। लोकसभा की 21 है और राज्यसभा की कितनी है, 10 सीटें हैं वहाँ पर। और विधानसभा की 147 सीट्स आपके उड़ीसा के अंदर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा उड़ीसा की प्रसिद्ध लेक कौन सी है वो आप बताइएगा, कौन सी है उड़ीसा की जो प्रसिद्ध लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, बताइएगा कहाँ पर है, उसका नाम अब आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ध्यान रखेंगे आप लोग, पूर्वोदय जो है मिशन, इसका करेक्ट आंसर हो गया, इतना आइडिया रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका किस भारतीय को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के वकील के रूप में नियुक्त किया गया है। किससे नियुक्त किया गया है, महारानी एलिजाबेथ जो है द्वितीय, उनके वकील के रूप में नियुक्त किया गया। देखिएगा, हर वर्ष जो है वहाँ पर वकील नियुक्त किए जाते हैं उनके लिए। जो 114 वकील जो है इस वर्ष नियुक्त किए गए हैं। इस वर्ष कितने किए गए, 114 वकील नियुक्त किए गए इस वर्ष जो है। उसमें देखिएगा यूके, अगर यूनाइटेड किंगडम की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि यूके किसको बोलते हैं, न्यूज़ में कौन कौन है, नदर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, इसके अलावा वेल्स, ये क्या है डब्ल्यू से वेल्स, और इसके अलावा एस से क्या है स्कॉटलैंड, ठीक है। इन चारों को मिलाकर बनता है आपका यूनाइटेड किंगडम। उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ठीक है, इन चारों से मिलकर बनाता है। अब जो हरीश साल्वे को इन्होंने नियुक्त किया है, हरीश साल्वे जो है इनको नियुक्त किया गया है नेक्स्ट वकील के रूप में। और हरीश साल्वे जो है उनका वेल्स की जो अदालतें हैं और इंग्लैंड की अदालतें हैं उनमें इनसे संबंधित मुकदमों को संभालेंगे। वेल्स और इंग्लैंड जो है उनकी अदालतों में ये संभालेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, वेल्स और इंग्लैंड की अदालतों में 114 वकीलों को अभी नियुक्त किया है हाल ही के अंदर। इससे पहले 2019 में दीपेन सामखाल करके जो थे, दीपेन सामखाल जो है वो इससे पहले
2019 में जो है नियुक्त किए गए थे दीपेन सामखाल को, और अभी जो है 2020 के अंदर हरीश साल्वे। हरीश साल्वे के बारे में आप लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं भारत के हरीश साल्वे, और जो है इनका बैकग्राउंड काफ़ी रहा है, इसके अंदर मजबूत रहा है। इवन भारत के जो है पूर्व सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। 1999 से लेकर 2002 तक जो है, ये मैं बता देता हूँ आपको, 1999 से लेकर 2002 तक, 1999 से 2002 तक जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है सॉलिसिटर जनरल? सॉलिसिटर जनरल का पद जो है ये आपको पता होगा संविधान के अंदर नहीं है, लेकिन जो हमारे देश के जो महान्यायवादी होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया होता है नीचे की तरफ, तो वो जो है हरीश साल्वे जी रह चुके हैं। इसके अलावा हरीश साल्वे जो है, कुलभूषण जाधव का नाम आपने सुना होगा। कुलभूषण जाधव वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान के अंदर पकड़े गए थे और पाकिस्तान ने उसको बंदी बना लिया था, और पाकिस्तान में बंदी बनाने के बाद जो है इसके बाद जो है उनका केस जो आईसीजे में गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वहाँ हरीश साल्वे ने उनका केस लड़ा था, इसलिए काफ़ी चर्चा में रहे थे हरीश साल्वे, तो ये भी आपको ध्यान रखना, राइट। तो इसी के साथ जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरीश साल्वे। इंग्लैंड और जो वेल्स की अदालतें हैं उनमें संभालेंगे 114 वकील जो नियुक्त किए गए हैं, जिसमें हरीश साल्वे भी है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2020 है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये पूछ रहा है। तो देखिएगा, जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 2020 का जारी हुआ है, ये किसके द्वारा किया जाता है जारी? ये जारी किया जाता है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, प्लस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ये दोनों के द्वारा जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। विपो और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रतिवर्ष वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, और नवाचार क्षमता जो है कितनी है किस देश की, उसको आधार पर जो है इसका प्रकाशन होता है। नवाचार क्षमता जो है किस देश की कितनी है, इसके आधार पर जो है इसको देखा जाता है कि नवाचार क्षमता किस देश की कितनी है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो है विपो और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। अब इसके अंदर इंडिया की बात करें तो 2020 के अंदर भारत का स्थान अगर हम लोग देखें तो 2020 में भारत का स्थान कितना रहा है, ये पूछा है हमसे 2020 में। तो 2020 में भारत का स्थान रहा है 48वां, 48, ठीक है। इससे पहले अगर मैं बात करूं ये तो 2020 की बात हो गई, लेकिन हम लोग जंपिंग अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि 2019 में जो भारत का स्थान था वो था 52nd, 52वां, और इससे पहले 2018 में भारत का स्थान की अगर बात करें तो वो कौन सा था? 57th, 57वां स्थान था। तो देख रहे हैं, तो हर साल जो है हम लोग कुछ ना कुछ हमारा अच्छा जो इसके अंदर प्रदर्शन हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखना। 57, 52 और फिर 48 पे आ गए हम लोग, राइट। इसके अंदर अगर और बात करें तो इसकी जो है आपकी सबसे टॉप कंट्री कौन सी है? तो सबसे टॉप कंट्री जो है इसके अंदर आपकी है सबसे टॉप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है सबसे टॉप में है। इसके बाद जो है स्विट्जरलैंड के बाद नंबर आता है स्वीडन का, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड के बाद नंबर आता है स्वीडन का, ये ध्यान रखना है, स्वीडन का नंबर आता है उसके बाद, और इसके बाद जो है यूएसए का नंबर आता है। तो ठीक है, स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन और फिर यूएसए जो है। तो नवाचार क्षमता जो है बढ़ाने के लिए एक तरह से ये सूचकांक जारी किया जाता है, इंडेक्स जारी किया जाता है, और विपो और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं आएगा, बट विपो के बारे में थोड़ा सा पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल जैसे कि आपका पेटेंट्स हो गए, राइट्स, कॉपीराइट्स हो गए, इन तमाम चीज़ों की जो है वो भी देखती है विपो। उनकी जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो किसी व्यक्ति के साथ, कहीं पर भी किसी के पेटेंट है और है, इन चीज़ों में भी थोड़ा विपो ध्यान रखती है। विपो का गठन अगर बात करें तो 1967 में विपो का गठन हुआ था, और भारत जो है विपो का मेंबर बना था 1975 के अंदर। भारत जो विपो का मेंबर कब बना था? 1975 के अंदर इंडिया मेंबर बन गया था विपो का, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा के अंदर। विपो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है विपो का जेनेवा, तो ये ध्यान रखना, जेनेवा इज इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। 1975 में भारत इसका सदस्य बन गया था, और स्थापना इसकी 1967 के अंदर हो गई, राइट। तो ये चीज़ें हैं। इसका 13वां संस्करण जो था अभी, उसके अंदर भारत ने 48वां स्थान लिया है। इससे पहले किस प्रकार से है वो मैंने बता दिया है। और सबसे टॉप में स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के बाद आपको स्वीडन है, और स्वीडन के बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है आपका यूएसए, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, राइट। इसके बाद जो है इसका करेक्ट आंसर लगा देता हूँ मैं 48वां। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में योजना शुरू की है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना? बताइएगा किस राज्य ने शुरू की है। तो देखिएगा, मेजर ध्यानचंद का नाम आपने सुना ही होगा। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, तो उन्हीं के नाम से विजय पथ योजना, विजय पथ क्या है? जो यूपी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया, एक्चुअल में यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि जो 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स है राज्य के, जो राज्य के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके घरों तक सड़क जो है संपर्क दिया जाएगा। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है उत्तर प्रदेश के जितने भी, उनके घरों तक जो है वो सड़क संपर्क मिलेगा। ये बात जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने। तो हालांकि अब सोचने वाली बात है कि इस सदी में हमारे पास क्या सड़कों का दिक्कत है? सड़कों के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल एक विजय पथ नाम से किया है कि आपको सड़क संपर्क मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहल की है। पहली तो ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश जो है उसकी योजना है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। इसके अलावा मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश जो है वो कोविड-19 के टेस्ट करने वाला, सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला, कोविड-19 के सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। समझ पा रहे हैं? कोविड-19 के मैक्सिमम टेस्ट किसने किए हैं अभी तक? उत्तर प्रदेश ने किए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना। क्या नाम है उसका? नवीन रोजगार छतरी योजना। नवीन रोजगार छतरी योजना। अब ये योजना जो है इसके अंदर क्या है, जो शेड्यूल कास्ट है, वहां पर जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट जो एससी कैटेगरी के जो लोग हैं, उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए ये योजना शुरू कर रखी है। नवीन रोजगार छतरी योजना अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जो कि जो शेड्यूल कास्ट है वहाँ पर उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इस योजना को शुरू कर रखा है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? इसके अलावा मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला, मनरेगा के तहत जो है सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य भी कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश है। मनरेगा के बारे में आपको पता है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है 2005 के तहत, जो है 2005 के तहत, एक्ट के तहत 2006 से शुरू हो गई थी और 2008 के अंदर जो है इसके अंदर महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया था। पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना थी, गारंटी एक्ट था ये। उसके बाद जो है महात्मा गांधी जोड़ा गया इसके अंदर। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? 2008 से। और अभी हाल ही में इसमें एक चीज़ और की गई है। पहले इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित आपका वेज था कि कितना पैसा मिलना चाहिए पर डे का, तो 182 रुपये था। अभी 20 रुपये जो है और बढ़ा दिया है, अभी वर्तमान में 202 रुपया कर दिया है, ठीक है। अभी वर्तमान में 202 रुपया कर दिया है। लेकिन सर्वाधिक जो है इसके अंदर हरियाणा जो राज्य जो है वो सर्वाधिक वेज देता है, सर्वाधिक जो पैसे देता है वो हरियाणा राज्य देता है पर डे के, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे कम एमपी देता है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग गया क्या है? उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इसके अंदर और क्या चीज़ है? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो है अभी चीफ मिनिस्टर है, और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के अंदर? आनंदीबेन पटेल जो है वो राज्यपाल है वहाँ पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कोई खास बात और अगर आपको याद आ रही हो तो उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को जो है रिकॉल करने की कोशिश करनी है। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस क्या है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको साथ में रिकॉल करनी चाहिए, ठीक है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन राज्य 31 अक्टूबर से अपनी पहली या अपनी सी प्लेन सेवा शुरू करेगा? अपनी सी प्लेन सेवा जो है शुरू करेगा। सी प्लेन क्या होता है? सी प्लेन जो है एक तरह से समुद्र में भी चल सकता है और उड़ भी सकता है, वो आपका एक सी प्लेन है, ठीक है। समुद्र में चल रहा है, उड़ रहा है, तो वो जो है सी प्लेन हो गया। उसकी लैंडिंग करवा सकते हो आप समुद्र के अंदर ही, तो वो सी प्लेन है। उसकी शुरुआत कर रहा है, तो उसकी शुरुआत कर रहा है स्पाइस जेट कंपनी के द्वारा जो है गुजरात के अंदर ये काम हो रहा है। गुजरात के अंदर कहाँ पर? 31 अक्टूबर का नाम आ रहा है। 31 अक्टूबर डेट से क्या मैच करोगे? कुछ ना कुछ बात जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात है तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है कहाँ पर है? नर्मदा नदी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पर है? नर्मदा नदी, सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात के अंदर। तो वहाँ साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर
साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक को जो है कनेक्ट किया गया है इस सी प्लेन के थ्रू, जो है इसके थ्रू कनेक्ट किया गया है। और स्पाइस जेट जो है वो इसको देखेगी, अभी हाल ही में जो शुरुआती दौर में स्पाइस जेट जो है इसको देखेगी, तो ये ध्यान रखना, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक है, साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वहाँ तक ये रहेगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये तो कॉमन सी बात हो गई है कि इसके अंदर फैक्चुअल बात है, कोई ज़्यादा बात चर्चा करने वाली बात नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा गुजरात जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 था, उसमें भारत का जो नीति आयोग के द्वारा जो है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है या वो जो है निकाला जाता है, उसके अंदर गुजरात टॉप पर था। गुजरात के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो विजय रूपाणी जी है। इसके अलावा गुजरात के अगर राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के राज्यपाल है। इसके अलावा जो है गुजरात के अंदर और कोई बात आपको याद आ रही हो तो वो भी ध्यान रखना है। गिर नेशनल पार्क जैसी कोई बात याद आ रखी हो आपको तो गुजरात के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रानी की वाव जो है, रानी की वाव जो है वहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल है, तो रानी की वाव को पूछता है कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। तो इस प्रकार से चीज़ों को जो आपको ध्यान रखना है। कांडला पोर्ट हो गया गुजरात के अंदर, वेरी वेरी फेमस कांडला पोर्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, राइट। तो इसके अंदर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका गुजरात हो जाएगा। ए आपका, ए फॉर इलाहाबाद जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर पहली सी प्लेन जो है सेवा शुरू की है साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में है, तो वहाँ तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, किसे मुप्पवरप्पु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, किस व्यक्ति को किया गया है जो है आपका एम वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। ये जो है एक मुप्पवरप्पु फाउंडेशन है, उसके द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दो व्यक्तियों को हाल ही में दिया गया है, एक को एग्रीकल्चर फील्ड में अच्छा कार्य करने के लिए, एक को किस लिए दिया गया है, जो है आपका फॉर एक्सीलेंस जो है उसको दिया गया आपका एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। एक को दिया गया है मुप्पवरप्पु अवार्ड जो है वो दिया गया है समाज सेवा के लिए, समाज सेवा में जो है अच्छा कार्य करने के लिए, समाज सेवा में योगदान देने के लिए। और दूसरे को एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है किसानों के जीवन में जो है कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, इनका जो है मानवता के लिए अच्छा समाज सेवा का कार्य करने के लिए 2 अवार्ड दिए गए हैं। तो एग्रीकल्चर में तो आप नाम सोचिएगा नॉर्मन बोरलॉन्ग और एम एस स्वामीनाथन। तो नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और एम एस स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन को ये अवार्ड दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए अच्छा कार्य करने के लिए। एम एस स्वामीनाथन जो है, जो 1966-67 के अंदर भारत में हरित क्रांति आई थी, उसके जनक किसे माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। और उसमें किस चीज़ पर ध्यान दिया गया था, व्हीट एंड राइस पर ध्यान दिया गया था। और उसका सर्वाधिक फायदा किसने उठाया था, पंजाब एंड हरियाणा 2 राज्य है जिन्होंने सर्वाधिक ग्रीन रिवॉल्यूशन का या हरित क्रांति का सबसे अधिक फायदा उठाया था। इसके अंदर जो है बीजों का क्वालिटी जो है हाई यील्डिंग वैरायटी का बीज, इसके अलावा जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह पर, सब चीज़ों पर, पानी वगैरह पर, सारा जो है इरिगेशन सिंचाई जिसको हम लोग कह सकते हैं, उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना था। तो हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उन लोगों ने सारी चीज़ें, क्योंकि पैसा भी था तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने अच्छे से इसका फ़ायदा उठा लिया उसी टाइम पर। तो ये पंजाब और हरियाणा जो चावल और गेहूं का जो है मेन फोकस था, हरित क्रांति 1966-67। विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर पूछे तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को। और अमेरिका के अंदर जो एग्रीकल्चर फील्ड में नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गुट्टा मूवीरत्नम जो है उनको समाज सेवा के अंदर मिला है, ठीक है। मुप्पवरप्पु ये जो आपका अवार्ड है नायडू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो है, इसके अंदर मुप्पवरप्पु नेशनल अवार्ड जो है फॉर सोशल सर्विसेज किसको मिला है, वो मिला है आपका गुट्टा मूवीरत्नम को। गुट्टा मूवीरत्नम को दिया गया इसी बार, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित वो एम एस स्वामीनाथन है जिनको एग्रीकल्चर फील्ड से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन ये पूछे समाज सेवा में किसे दिया गया है, तो समाज सेवा के लिए गुट्टा मूवीरत्नम को दिया गया है। समझ रहे इस चीज़ को, 2 क्वेश्चन इसके अच्छे से बनेंगे, तो ध्यान रखना। एम एस स्वामीनाथन बहुत बड़ा नाम है भारत के लिए, तो इससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी फॉर कलकत्ता, ठीक है, सी फॉर कलकत्ता, एम एस स्वामीनाथन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में फ्रेंच गुयाना से भारत का कौन सा संचार उपग्रह छोड़ा गया है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। क्यों है इम्पोर्टेंट, पहली बात तो भारत ने उधर से सैटेलाइट क्यों छुड़वाया, जब भारत से दूसरे छुड़वा रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग बाहर क्यों मस्ती कर रहे हैं, क्या दिक्कत है दिक्कत क्या है, समझते हैं। देखिएगा
हमारी जो इनसेट सीरीज है, हमारी जो इनसेट सीरीज है, इंडियन सैटेलाइट की जो इनसेट सीरीज है, उसी को रिप्लेस करके हम लोग जी सेट पर गए हैं। ठीक है, जी सेट जो है उसको हम लोगों ने लॉन्च करवाया है, और ये जो लॉन्च करवाया है हम लोगों ने पूछा जी सेट 20 है कि 30 है कि गगनयान है कि इनसेट 4 है। अब फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है पहले तो ये पता होना चाहिए। फ्रेंच गुयाना के अंदर जो कोरू बेस है, कोरू बेस है फ्रेंच गुयाना के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है, दक्षिण अमेरिका के अंदर पड़ता है। यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, और यहाँ से ये हम लोगों ने अभी करवाया जी सेट 30। कौन सा? जी सेट 30 जो है संचार उपग्रह छोड़ा गया है, वो है जी सेट 30। अब जी सेट 30 जो है ये किसके द्वारा, ये जो एरियन 5 व्हीकल है, एरियन 5 व्हीकल है, एरियन 5 VA251 करके पूरा नाम है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है एरियन 5, इतना नाम आपको याद रखना है। एरियन 5 व्हीकल से जो है वो छोड़ा गया है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का व्हीकल है, यूरोपियन जो है उनका जो है ये व्हीकल है एक तरह से एरियन 5, उसके द्वारा हम लोगों ने फ्रेंच गुयाना कोरू बेस से छोड़ा है इसको। अब ध्यान देने वाली बात है, इसका जो जी सेट 30 हम लोगों ने छोड़ा, जी सेट का कौन सा? जी सेट 30। इसका वजन जो है वो कितना है आपसे पूछा जा सकता है, वेट कितना था उसका? वेट क्यों पूछा जा सकता है अभी बताता हूं मैं, 3357 किलोग्राम। इसकी लाइफ कितनी है, इसकी मिशन लाइफ कितनी है? इसकी मिशन की लाइफ है, लाइफ जो है वो कितनी है? 15 वर्ष की है। ठीक है, 15 वर्ष की। ये जो इंडिया का एरिया है, इंडिया की मेनलैंड है, और आसपास का जो आइलैंड वाला एरिया है, हमारा समुद्र वाला एरिया है, उस पूरे पर हमें कम्युनिकेशन जो है उसमें हेल्प करेगा। टेली कम्युनिकेशन हो गया, टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो गई, ये कू बैंड और सी बैंड जो हम लोगों ने उसके तहत वो सारा काम जो है करेगा अभी। तो अच्छी क्वालिटी का टेली कम्युनिकेशन और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हम लोगों ने करने के लिए ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह छोड़ा है। हिंदी भाषा में कई लोगों को समझ नहीं आती, तो संचार उपग्रह ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब दूसरी बात क्या थी, हम लोग बात कर रहे थे कि हमें क्यों जरूरत थी उनके पास छोड़ने की, क्योंकि हमारे पास पहले तो हम लोगों के पास PSLV था। पहले कौन सा था हमारे पास? PSLV था। PSLV की रेंज होती थी 1700-1800 किलोग्राम, जो वजन जो है वो ऊपर लेके जा सकता था। लेकिन उसके बाद तो हम लोगों ने GSLV बना लिया। अब GSLV जो बनाया है हम लोगों ने, अब GSLV Mark 2 बनाया था, और अब GSLV Mark 3 बना लिया। GSLV Mark जो 2 है हमारा, उसकी कैपेसिटी है 2500 किलोग्राम, और GSLV जो Mark 3 बनाया हम लोगों ने, GSLV जो Mark 2 है हमारा, इसको मैं यहां दोबारा लिखता हूं, GSLV जो Mark 2 है और GSLV जो Mark 3 है, Mark 3 की कैपेसिटी है हमारी 4000 किलोग्राम। तो हम लोग Mark 3 से छोड़ देते ना, चलो 2 से तो 2500 किलोग्राम थी, इसका वजन 3357 किलोग्राम है। और दूसरा पता है कहां पहुंचाना था इसको? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, GTO के अंदर छोड़ना था। जो GTO जियो ट्रांसफर ऑर्बिट जो है, अभी आप लोग समझते होंगे अच्छे से, जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा, क्योंकि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। GTO जो है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, वो कितना किलोमीटर पर है? 35,786 किलोमीटर, और लोग कई बार इसको ये भी कह देते हैं 36,000 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है, अगर पेपर के अंदर कभी पूछ ले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहाँ पर है, अगर 35,786 दे रखा है करेक्ट आंसर होगा, अगर ये नहीं दे रखा है तो 36,000 किलोमीटर को करेक्ट मानना पड़ेगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये आइडिया रखना। अब जो है हम लोगों को MK3 जो है, इसका 4000 किलोग्राम था, 3357 ही था, छोड़ देते हम लोग GTO में। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि MK3 जो है इसको हम लोग गगनयान में यूज करेंगे, इसलिए हम लोगों ने उसको वहां से छुड़वा लिया। तो आपस में चलता है, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, तो इसलिए जो है हम लोगों ने इसको छुड़वाया फ्रेंच गुयाना से। GSAT 30 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना, GSAT 30 और फ्रेंच गुयाना से। क्लियर है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो आंसर इसका B जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, B करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गई होगी ये चीज़? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है अगला क्वेश्चन? ब्रिटिश संस्थान इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में 2019 में भारत का क्या स्थान रहा? देखिएगा, ब्रिटिश संस्थान जो है वो कौन सा संस्थान की बात कर रहा है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और सूचकांक कौन सा है? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। ये बात करता है कि कितनी डेमोक्रेसी है किस राज्य में, इसलिए लोकतंत्र सूचकांक इसको कह रहा है। ठीक है ना, डेमोक्रेसी कितनी है इसके बारे में बात कर रहा है। और क्या नाम बताया? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। दो चीज क्लियर हो रही है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो यूनिट है उसके द्वारा जो है ये
आपका इंडेक्स जो है, ये सूचकांक जो है प्रकाशित किया जाता है या बताया जाता है, ये तो ये चीज़ क्लियर हो रही है। क्योंकि सीधा पूछ सकता है आपका लोकतंत्र सूचकांक जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये आपको इसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कौन हो जाएगा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। दूसरा हो जाएगा कि कहाँ की संस्था है, तो ब्रिटेन की। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसकी स्थापना 1946 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन के अंदर है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। 1946 में स्थापना हो गई थी। अब इसके अकॉर्डिंग जो है 167 देशों का इसने लोकतंत्र सूचकांक बताया, 167 कंट्रीज का 167 देशों को शामिल किया, जिसके अंदर से टॉप की अगर बात करें तो टॉप में इसमें कौन थे, नॉर्वे हो गया। नॉर्वे जो था इसमें फर्स्ट रैंक पे आया नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद में आइसलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये दूसरे तीसरे स्थान पर आया है, ठीक है। दूसरे तीसरे स्थान की अगर बात करूं तो आइसलैंड हो गया, देन आपका स्वीडन हो गया, ठीक है, देन आपका स्वीडन हो गया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये दूसरे तीसरे स्थान पे थे। इसके अलावा सबसे लास्ट की अगर बात करें तो लास्ट पे कौन था, कौन हो सकता है लास्ट पे, उत्तरी कोरिया। नॉर्थ कोरिया सबसे वर्स्ट है इन मामलों में, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है वहाँ पर, तो सबसे वर्स्ट जो है या सबसे लास्ट पे कौन है वहाँ पर, नॉर्थ कोरिया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब दूसरी बात है कि हमारा भारत का क्या हाल चाल है, और तीसरी बात ये है कि किस आधार पर जो है ये लोकतंत्रांक सूचकांक जो है, लोकतंत्र सूचकांक या डेमोक्रेटिक इंडेक्स किस आधार पर जारी किया जाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, लोकतंत्र के आधार पर ही होगा कि गवर्नमेंट का फंक्शनिंग कितना है, लोगों के राइट्स जो है, सिविल लिबर्टी कितनी है, उनको स्वतंत्रता कितनी दे रही है, उनकी बात कितनी सुनी जाइए, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, जो चुनाव का जो प्रक्रिया है उसके अंदर कितना प्रॉपरनेस है, कितनी दिक्कत, कितनी कम जो है मैनिपुलेशन होती है, मतलब कितनी धोखाधड़ी कम होती है। तो ये तमाम चीज़ों के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। और इस इंडेक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत का इस इंडेक्स के अंदर स्थान आया है 51वां, ठीक है, 51वां स्थान आया। लेकिन लास्ट ईयर जो है भारत का स्थान था 41वां। अब देखो आपकी 41 में से 51 पे 10 पायदान नीचे गिर गया भारत। 2019 में कितना है भारत का, 51वां। 2018 का कितना आया भारत का, 41वां। 41 में से 51 पे कैसे चला गया भारत, इतना 10 पीछे क्यों चला गया। आपको पता होगा कि अभी हम लोगों ने एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी का मुद्दा चल रहा था, एनआरसी का मुद्दा चल रहा था। दूसरा आर्टिकल 370, 35 ए, इन सब का मुद्दा चल रहा था। तो इनके चलते जो है भारत अभी पीछे चला गया, 10 पायदान पीछे सरक गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भारत का स्थान पूछे लोकतंत्र सूचकांक में कितना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी ध्यान रखना इसको। 51वां और 2018 में 41वां था। टॉप कौन है, नॉर्वे है, 167 देशों का होता है। कौन जारी करता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। कहाँ पर जो हेडक्वार्टर, लंदन के अंदर। स्थापना कब हुई, 1946 के अंदर। तो क्या इसका करेक्ट आंसर लिखूं, अभी बताओ, सी फॉर कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 51वां, राइट। 2018 में 41वां, क्लियर। तो चलते हैं इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना संपूर्ण देश में कब से लागू होगी। देखिएगा, संपूर्ण देश की बात लागू करने की पूछ रहा है। तो इस योजना को हम लोग पीछे जो है एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको एक बार लॉन्च करके देखा था। मामला क्या है पूरा का पूरा मैं वो समझाता हूं आपको। देखिएगा, एक व्यक्ति है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है नौकरी के लिए चला जाता है महाराष्ट्र के अंदर। अब आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 के अंदर। 2013 के अंदर एक एक्ट आया था, उसका क्या नाम था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो था, इसके तहत 81 करोड़ लोगों को जो है सब्सिडाइज्ड, यानी सब्सिडी के आधार पर जो है सब्सिडी देकर और कम रेट में गेहूं और चावल दिया जाता है, ठीक है ना। कम रेट पर गेहूं और चावल दिया जाता है, जिसमें 2 किलोग्राम जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से व्हीट दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है, और इसके अलावा 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल दिया जाता है, ठीक है ना। तो इतना सस्ते दर पे दिया जाता है। बट दिक्कत अब क्या आती है उसको समझो आप लोग। दिक्कत अब क्या आती है कि अब वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, वहां पर उसका राशन कार्ड है, तो वो कोई भी जो पीडीएस दुकान है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीएस है उसके तहत आता है, तो कोई भी शॉप है, किसी भी दुकान पर जाकर जो है वो अपना सामान खरीद लेता।
बट अब यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, अब यहाँ दिक्कत क्या आएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर रहता तो आज खरीद लेता, लेकिन अब चला गया वो काम करने के लिए महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में तो राशन कार्ड नहीं है ना, तो वहाँ की दुकान से कैसे खरीदेगा, अब हो गया ना दिक्कत। अब काम करने आया था बट बेनिफिट तो मिल जाता स्कीम का, एटलीस्ट वहाँ घर में होता, तो अब वहाँ बेनिफिट मिल रहा है, वहाँ काम नहीं मिल रहा है, तो बीच में लटक गया ना आदमी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया फाइनली कि हम लोग क्यों ना एक ऐसा यूनिक आइडेंटिटी नंबर या यूनिक नंबर बनाएं, तो इसलिए 10 डिजिट नंबर डिजाइन किया है गवर्नमेंट ने। क्या किया है, अभी एक 10 डिजिट नंबर डिजाइन किया है, 10 डिजिट नंबर। और उस नंबर में क्या होगा कि उस 10 डिजिट नंबर में जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे, यानी जो नंबर होगा 10 डिजिट, उसमें जो पहले 2 डिजिट होंगे वो आपका स्टेट कोड होगा। पहले दो डिजिट होंगे उसमें आपका स्टेट कोड होगा, चाहे फिर वो महाराष्ट्र में लो आप सामान, चाहे दिल्ली में लो, चाहे कहीं भी। और जैसे ही वो आपका 10 डिजिट का नंबर डालेगा उसको पता लग जाएगा उस जगह का ये आदमी रहने वाला है, क्योंकि उसमें पहले दो डिजिट है वो क्या होगा, स्टेट कोड होगा। उसके बाद जो है दूसरे जो 2 डिजिट होंगे वो उसका राशन कार्ड, रनिंग राशन कार्ड जो है उसका नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, राशन कार्ड नंबर होगा उसका 2 डिजिट में। उसके बाद जो है फिर आगे की 2 डिजिट्स में, जैसे कि फैमिली का जो भी व्यक्ति है, मेन व्यक्ति है, उसकी आईडी जो है, उसका यूनिक आईडी नंबर जो है वो होगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इसके अंदर पता लगता रहेगा कि किस व्यक्ति ने कहाँ से कितना सामान लिया है, वो पूरा का पूरा एक डेटा ग्रिड बन गया है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जो है, किसी भी दुकान पे जो भी शॉप है पीडीएस की, वहाँ पर जाके अपना सामान खरीद सकता है सब्सिडी पर, और कोई मना नहीं करेगा, किसी भी स्टेट के अंदर फिर हो, क्योंकि 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, एक देश एक राशन कार्ड। तो अभी ये समस्या खत्म हो गई है। तो ये समस्या खत्म करने के लिए परियोजना शुरू की गई, जिसमें पहले 12 राज्यों पर ध्यान दिया गया था, 12 स्टेट्स पर के लिए शुरू की गई थी, फिर बाद में फिर 20 राज्यों में शुरू कर रखी है अभी। और इसका मकसद ये है कि मार्च 2021 तक, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मार्च 2021 तक पूरे इंडिया को कवर कर लेंगे। 1 जून 2020 भी मिलेगी आपको कहीं कहीं ये डेट, लेकिन मार्च 2021 तक जो है कंप्लीट इंडिया को जो है पूरा इसके अंदर जो है कंप्लीटली पूरा का पूरा लागू कर दिया जाएगा 1 नेशन 1 राशन कार्ड। आप समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से 1 नेशन 1 राशन कार्ड का मतलब क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं का भी है, अब वो कहीं भी सामान ले सकता है, क्योंकि वो एक डेटा ग्रिड तैयार हो चुका है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये है आपका उस 10 डिजिट का नंबर जो है वो उसी प्रकार से, जैसे आधार नंबर है, कहीं भी डालो, कहीं के सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, फटाफट से बात खत्म। तो अब ये चीज़ तैयार हो रही है। क्लियर है। तो इसके साथ डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। वेरी फैक्चुअल और वेरी सिंपल क्वेश्चन, बता दीजिए फटाफट से आंसर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। 29 अगस्त जो है, 29 अगस्त को जो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी जादूगर है उनके जन्म दिवस पर जो है 1905 में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद का नया नाम आपको पता ही होगा, प्रयागराज जो है नया नाम है। तो प्रयागराज जो है वर्तमान में नाम है, लेकिन उस वक्त वो पैदा हुए थे उस टाइम इलाहाबाद था, अभी पीछे तक इलाहाबाद था। तो इलाहाबाद जो है 1905 के अंदर उनका जन्म हुआ था। और अभी 2012 से जो है इसको क्या मनाना उनके नाम से जो है ये 2012 से शुरू कर दिया नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाना। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, राइट। अब उनका जो नाम है इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हॉकी के जादूगर वाकई है 1928 का, 32 का और 36 का तीनों स्वर्ण पदक जो है हॉकी में भारत को इन्होंने जी दिलवाए थे। इन्होंने वो तीनों के तीनों स्वर्ण पदक जो है भारत के नाम करवाए थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वाकई हॉकी जो है वो रात को चांदनी रात की जो रोशनी में हॉकी खेलते थे, इसीलिए इनका नाम भी ध्यानचंद पड़ा था, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा इनके जो स्पोर्ट्स डे वाले दिन जो है, इनके बर्थ डे वाले दिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति द्वारा जो है अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे कि आपका जो भारत स्पोर्ट्स का सर्वोच्च पुरस्कार है, जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया। इसके अलावा भी अगर बात करें अर्जुन पुरस्कार के अलावा तो आपका द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया। ये तमाम अवार्ड जो है, ध्यानचंद अवार्ड हो गया, ये तमाम अवार्ड इस दिन दिए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अभी इस बार कितने दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, 5 बंदों को दिए गए हैं। देश का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसके अलावा अगर बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड कितने दिए गए, तो 5, 5, 10 जो है। और द्रोणाचार्य एक लाइफ टाइम अचीवमेंट का दिया गया, और दूसरा सिंपल द्रोणाचार्य जो है जो कोचेज को दिया जाता है वो भी 10 दिए गए हैं, 5, 5, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगर इसमें बात करें हम लोग इस बार का
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे, तो इसमें ध्यान रखना है। रोहित शर्मा का नाम याद रखना आपको, क्रिकेट के अंदर मिला है। रानी रामपाल जो है हॉकी के अंदर मिला है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है, इनके नाम जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेडली आपसे पूछे जाएंगे। तो रानी रामपाल हो गया, ठीक है, रानी रामपाल। रानी रामपाल किस में मिला है? हॉकी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा रोहित शर्मा, रोहित शर्मा को किस में मिला है? तो इनको मिला है क्रिकेट के अंदर। इसके अलावा आपका विनेश, विनेश को किस में मिला है? रेसलिंग के अंदर मिला है, ठीक है। विनेश को किस में मिला है? रेसलिंग के अंदर मिला है। इसके अलावा मनिका बत्रा और मरियप्पा जो है, मनिका बत्रा, मनिका बत्रा को किस में मिला है? इसको टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में मिला है, ठीक है। इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स में किसको मिला है? तो वो मिला है मरियप्पम टी को। मरियप्पम टी जो है इसको मिला है पैरा एथलेटिक्स में, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स। तो ये ध्यान रखना है, कुछ एक नाम ये मैं यहीं पर बता रहा हूँ। बाकी हम लोग अवार्ड के बारे में, जब स्पोर्ट्स एंड अवार्ड के बारे में पूरा करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक नाम याद रखने आपको, ये 5 नाम तो याद रखना। रानी रामपाल हॉकी, रोहित शर्मा जो है क्रिकेट, विनेश रेसलिंग, मनिका बत्रा टेबल टेनिस और मरियप्पम टी जो है वो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। इन 5 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है। इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर इलाहाबाद, यानी 29 अगस्त को, 29 अगस्त के बारे में पूरी डिस्कस कर ली हम लोगों ने, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चंस थे यहीं पर समाप्त होते हैं और इसी के साथ आज की क्लास भी समाप्त। पढ़ते रहिएगा, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।